साल के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में बहार। निफ्टी करीब 200 अंक चढ़कर 26,150 के करीब हुआ बंद। वहीं बैंक निफ्टी करीब 400 अंक चढ़कर 59,600 के पास हुआ बंद। स्टील शेयरों में चमक। कुछ स्टील प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी लगने से जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील में 2.5 से 5% की बढ़त। निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। सरकार ने 3 साल के लिए लगाई है सेफगार्ड ड्यूटी। रिकॉर्ड रैली के बाद चांदी और कॉपर में तेज गिरावट से हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर में मुनाफा वसूली। दोनों शेयरों में 2 से 2.5% तक की कमजोरी। एमसीएक्स पर चांदी करीब 15,000 रुपए टूटी, वहीं कॉपर में 4% की गिरावट। रेलवे शेयरों ने फिर पकड़ी रफ्तार। जिम्बाब्वे की कंपनी से ऑर्डर मिलने से राइट्स लिमिटेड में 3% की तेजी। जुपिटर वेगन्स, इरकॉन और टेक्समाको रेल अभी 1.5 से 4% चढ़े। बजट से पहले केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों में तेजी। दीपक फर्टिलाइजर और कोरोमंडल 3 से 7% ऊपर। वहीं सोलर इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल और एसआरएफ 1 से 3% मजबूत। बोनस इश्यू के लिए मंजूरी से ओरिएंट टेक करीब 16% उछला। 1:10 बोनस शेयर जारी करेगी कंपनी। रिकॉर्ड डेट 5 जनवरी। वहीं एनएससीएल का बोर्ड आज राइट्स इश्यू के जरिए फंड जुटाने पर विचार करेगा। शेयर 3% ऊपर। ब्रोकरेज के बुलिश रिपोर्ट से जाइडस वेलनेस 9% ऊपर। एमओएसएल ने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की। 575 रुपए का दिया लक्ष्य। वित्त वर्ष 2025-28 में 30% रेवेन्यू कैगर और 35% एबिटा कैगर का अनुमान। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील से प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स 12% टूटा। डील साइज 700 करोड़ और फ्लोर प्राइस 2,835 से 2,850 रुपए प्रति शेयर के बीच। अंकों की बढ़त दिखाकर 26,150 के लेवल्स पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में भी हमने देखा करीब 400 अंकों की बढ़त 59,600 के लेवल्स पर क्लोजिंग। बढ़िया तेजी पर आपको बता दें 9th स्ट्रेट ईयर था जबकि निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई हिट किया ऑन द लास्ट ट्रेडिंग सेशन। इसके अलावा लिटरली एडवांसेस 10th कॉन्जिक्यूटिव ईयर मेनली फाइनेंशियल स्टॉक्स में, ऑटोमोबाइल प्लेयर्स में नजर आए। मोर देन 30 स्टॉक्स निफ्टी के जो थे वो इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स के वो हरे निशान के साथ क्लोज होते हुए दिखे। बैंक निफ्टी में भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में अच्छी मजबूती रही। मिड कैप ने रिकॉर्ड हाई इस साल चुना। इनफैक्ट 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर कह सकते हैं। लेड बाय एलएनटी फाइनेंस, एबी कैपिटल जैसे स्टॉक्स अच्छी खासी मजबूती दिखा रहे थे। स्मॉल कैप में 2 साल के जो गेनिंग स्ट्रीक थे वहां से थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस जरूर दिखी, लेकिन मेटल स्टॉक्स की शाइन बरकरार रही। सेफगार्ड ड्यूटी को लेकर जो खबर आती हुई दिखी उसने सीधे तौर पर स्टील प्रोडक्ट्स और मेटल पैक पर चमक बढ़ाई। कुछ स्टील प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी लगने से जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स थे जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5% तक का इजाफा दिखा रहे थे और इसी सेक्टर से जुड़ी अन्य कंपनियों में भी मोमेंटम बेस्ड कामकाज था। तो 2025 का लास्ट ट्रेडिंग सेशन तो दमदार रहा, लेकिन अब अगला ट्रेडिंग सेशन जो होगा वो 2026 का होगा। जी हां, हम 2026 में प्रवेश कर जाएंगे और 2026 का पहला ट्रेडिंग सेशन। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक आपको क्या कुछ करना चाहिए और इंडेक्स पर नजरिया क्या होना चाहिए। चलिए अब उसकी शुरुआत करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं उनकी एनालिसिस। स्नेहा पोद्दार है हमारे साथ, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एनालिस्ट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वहीं लक्ष्मीकांत शुक्ल जी भी हैं, टेक्निकल एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल रिसर्च यस सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड। आप दोनों का ही स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर अपना समय देने के लिए शुक्रिया। स्नेहा, विल स्टार्ट विथ यू। दमदार सेशन रहा, द लास्ट सेशन ऑफ 2025, 2026, 2026 की शुरुआत कैसे देख रही हैं आप? गुड आफ्टरनून मानसी। सो 2026 की शुरुआत काफ़ी वॉलेटाइल रहेगी बिकॉज ये बजट के जिस पहले वाला मंथ है, सो नॉर्मली जनवरी काफ़ी वॉलेटाइल रहती है, बट एक बार जब बजट जो एक मेजर इवेंट है वो ओवर हो जाएगा तो उसके बाद एक काइंड ऑफ मेजर ट्रिगर जो रहेगी वो इंडिया यूएस ट्रेड डील रहेगी जो कि काफ़ी टाइम से अवेटेड है एंड मार्च में होपफुली कंक्लूड हो जाना चाहिए। सो ओवरऑल
2026 एक अच्छा ईयर एक्सपेक्टेड है बिकॉज जो अर्निंग्स की जो साइकिल है जो कि FY25 में जस्ट 1% हमने ग्रोथ देखी थी और फर्स्ट हाफ भी काइंड ऑफ थोड़ी सबड्यूड थी, बट देन ये सेकेंड हाफ ऑफ FY26 से एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है जो कि और स्ट्रेंथन होगी जब हम FY27 में स्टेप इन करेंगे अप्रैल मंथ से। तो FY26 हम कुछ 9-10% की अर्निंग्स ग्रोथ पे क्लोज करना चाहिए और FY27 में कुछ 15% के अराउंड अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर ये अर्निंग्स अचीव होते हैं तो डेफिनेटली मार्केट की जो रिकवरी रहेगी काफ़ी अच्छी रहेगी इन 2026 एंड ये लार्जली लार्ज कैप लेड रहेगी बिकॉज लार्ज कैप्स में वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी हाई है। मिड एंड स्मॉल कैप प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं, स्पेशली स्मॉल कैप्स काफ़ी हाई प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे अभी भी थोड़ी सी अर्निंग्स को लेकर निराशा है। सो स्मॉल कैप्स में मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट देन लार्ज कैप में काफ़ी अच्छा कंफर्ट है एंड मिड कैप में जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ भी काफ़ी हाई है बट देन वैल्यूएशन भी थोड़े स्ट्रेच है, तो वहाँ पे एक सिलेक्टिव अप्रोच के साथ 2026 में प्रवेश कर सकते हैं। ओके, दैट वाज क्वाइट अ व्यू। थैंक्स फॉर दैट व्यू स्नेहा जी। लक्ष्मीकांत जी, आपका भी स्वागत है। आप बताएं नए साल की शुरुआत और किस तरह से देख रहे हैं आप, सेंटिमेंट्स किस तरह के पैन आउट होते हुए दिखेंगे? हाँ, ट्रिगर्स ढेर सारे हैं लेकिन शुरुआत कैसी होगी आपके हिसाब से? गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो जिस तरीके की रिकवरी हमें आज के सेशंस में देखने को मिली है वो हमें लग रहा है कि कल के सेशंस में भी जारी रहनी चाहिए। मार्केट ने 4 दिनों के डिक्लाइन के बाद एक बुलिश मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न डेली चार्ट्स पर बनाया है। मुझे लगता है कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है 4 दिनों की गिरावट के बाद। अगर 26,000 टू 35 to 40 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो यहाँ से हमें 300 to 400 पॉइंट की और बढ़त देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेवल अभी फिलहाल 26,500 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर 26,250 के ऊपर अगर हमें ब्रेक थ्रू मिलता है तो डेफिनेटली हम आगे की तरफ बढ़त बनाएंगे। वहीं पर अगर सपोर्ट की बात करें, मार्केट ने कई बार 50 SMA के लेवल को रिस्पेक्ट किया है और वहीं से हमें फिर से रिबाउंड देखने को मिला है। तो जब तक 50-day SMA के लेवल्स इंटेक्ट रहते हैं जो कि अभी फिलहाल 25,900 के आसपास दिखाई दे रहे हैं, तब तक हमारे इंडेक्स में मजबूती बनी रहेगी। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करें, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी ने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट दिया है। लंबे समय से बैंक निफ्टी 59,500 लेवल के आसपास आकर फिसल जाता था, बट आज जिस तरीके से वहां पर ब्रेक थ्रू देखने को मिले हैं तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी आने वाले समय में आउट परफॉर्म करेगा। और यहाँ से अगर जो नेक्स्ट हर्डल है 59,800 का अगर वो टूटते हैं तो देन आफ्टर हमें 60,200 से लेकर 60,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो चलिए हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से बाजार पर इंडेक्स वाइज जो नजरिया है वो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। फटाफट से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल अपोलो हॉस्पिटल पर है। दीप्ति लिखती हैं, यूट्यूब के जरिए उन्होंने भेजा है। 20 शेयर्स खरीदे हैं इन्होंने अपोलो हॉस्पिटल के 7,250 अपने एंट्री लेवल बता रही हैं। स्नेहा, आपसे एक राय लेना चाहूंगी। फार्मा स्पेस को आप ट्रैक भी करती हैं, इनफैक्ट आउटलुक इनका जो है लंबी अवधि का है, 1 से 2 साल का नजरिया ही बनाकर चल रही हैं अपोलो हॉस्पिटल में। एज डिफेंसिव हम अमूमन देखते हैं इनफैक्ट कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है जो कि 2025 में काफी दफा नजर आई, तब फार्मा स्पेस बाजार को संभालते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट फार्मा, इट्स नॉट जस्ट वन सेक्टर, सब सेक्टर्स कई सारे, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल, CDMO, क्रैम्स। कैसे देखते हैं अपोलो हॉस्पिटल की चाल? 7250 की एंट्री है इनकी। देखिए, अपोलो हॉस्पिटल क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो मैंने सजेस्ट करूंगी कि ये होल्ड करे। अभी ओवरऑल जो हेल्थ केयर स्पेस है वहाँ पे मोमेंटम काफ़ी लैकिंग है, तो सभी स्टॉक्स जो हेल्थ केयर स्पेस में अच्छे खासे करेक्ट हुए हैं। बट अपोलो हॉस्पिटल इन्होंने रिसेंटली अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को चेंज किया है एंड एक अच्छा इनके सामने नेक्स्ट 2 to 3 years के लिए आउटलुक इनफैक्ट काफ़ी रोबस्ट है। इनफैक्ट अर्निंग
अर्निंग्स ग्रोथ हम 30% प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years, एंड इनकी जो सारी सब सेगमेंट्स है, एक जो हेल्थ कंपनी है, ऑफलाइन फार्मेसी बिजनेस है, उन सब में अच्छा एक हेल्दी बिजनेस मोमेंटम है एंड डबल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ उनमें एक्सपेक्टेड है. सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर स्पेस में अभी पेनिट्रेशन स्कोप काफी हाई है, प्लस जो लाइफस्टाइल जो चेंज हो रही है उनके कारण जो डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है, प्लस जो मेडिकल टूरिज्म है वो भी एक काफी बड़े रूप में डिमांड लेके आएगा. सो एक लॉन्ग टर्म अगर आप 2 to 3 years का नजरिया लेके चलते हैं तो ओवरऑल हेल्थ केयर स्पेस काफी प्रॉमिसिंग स्पेस है, एंड उसमें अपोलो हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट प्लेस्ड कंपनी है, स्पेशली पोस्ट उनकी रिफ्रेश स्ट्रैटेजी के बाद ये स्टॉक काफी अच्छा है, वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है. सो मेरी सलाह है कि आप इन्हें पेशेंटली होल्ड करिए, डेफिनेटली इसमें पैसा बनेगा. एब्सोल्युटली. तो चलिए, ये राय अपोलो हॉस्पिटल पर हमें मिल गई है. दूसरा सवाल अश्वनी अहलुवालिया का है, नोएडा से लिखती हैं. लक्ष्मीकांत जी, आपसे राय जानना चाहेंगे. टाटा इन्वेस्टमेंट के 100 शेयर इन्होंने खरीदे हैं, अपने एंट्री लेवल 830 के बता रही हैं. शॉर्ट टर्म का नजरिया ये हमसे जानना चाह रही है. 697 697 के लेवल्स पर हमने टाटा इन्वेस्टमेंट में लास्ट क्लोज देखा है. हरे निशान के साथ क्लोज जरूर हुआ, लेकिन इनकी खरीदारी जो है अश्वनी जी की वो ऊंचे स्तर की है और इसी वजह से करीब 13,000 का नुकसान भी है इस वक्त. क्या राय होगी? और वीकली चार्ट्स पे तो प्राइजेस काफी करेक्ट हो चुके हैं, और डेली के चार्ट्स पर तो पिछले 6 दिनों से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ये ट्रेड कर रहा है. हालांकि आज के सेशंस में एक हल्का सा रिबाउंड देखने को मिला था, बट जैसे ही अपने ये जो स्टॉक है 20 DMA के पास आया, वहां से फिर से एक रेजिस्टेंस इसने फेस किया और फिर से सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में. सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो काफी बेरिश है. तो मुझे लगता है कि इसमें से एग्जिट हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर इनिशियल स्विंग लो जो कि अभी फिलहाल 690 के पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर वो टूटते हैं तो इसमें हमें और लंबी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि स्टॉक को पुश कर सकती है 660 से लेकर 650 ऑन द डाउन साइड. सो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी करेक्शन बढ़ सकता है, तो अगर एग्जिट हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा. ठीक है, एक बार निकलने की चेष्टा करें. ये राय फिलहाल टाटा इन्वेस्टमेंट पर मिलती हुई. हाँ, नुकसान है आपको, लेकिन फिर भी आपको एक बार एग्जिट करना चाहिए. अगर आप मूव में स्टॉक मिल रहा है, दिख रहा है, तो एक बार निकल जाएं इससे. यही राय फिलहाल मिलती हुई. रमेश सिंह मुरादाबाद से लिखते हैं. स्नेहा इंटरग्लोब एविएशन पर खरीदारी कर रखी इन्होंने. 50 शेयर्स इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन के इन्होंने खरीदे हैं, और यहाँ अपने एंट्री लेवल जो है ये बता रहे हैं 5,600 के. 3 महीने का नजरिया है 5,060 के आसपास, ऑलमोस्ट अराउंड 5,000 लास्ट क्लोज इंटरग्लोब एविएशन में हमने देखा था. मजबूती थी, दिन के उच्चतम स्तर पर क्लोज हुआ है, लेकिन इन्होंने भी खरीद ऊपर के स्तर पर की है, जिसके चलते नुकसान झेल रहे हैं. इंटरग्लोब एविएशन पर राय क्या होगी? मानसी जी, इनका क्योंकि नजरिया बहुत शॉर्ट टर्म है तो शायद बेटर रहेगा कि ये निकल जाए या एक दो महीना थोड़ा सा और होल्ड करके देख ले, बिकॉज लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है, बिकॉज ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है, 60% मार्केट शेयर है. सो इवेंचुअली कंपनी बाउंस बैक कर जाएगी, बट शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट Q3 के नंबर्स इनके काफी खराब रहेंगे, बिकॉज जो ऑपरेशंस जो डिस्टर्ब हुआ था उसके कारण, एंड Q4 में ग्रेजुअली कंपनी अपने ओवरऑल ऑपरेशंस को फुल्ली रिज्यूम कर पाएगी, एंड प्लस जो इनके जो भी पेनल्टीज और चार्जेस है उनसे उभरने में इन्हें थोड़ा समय लगेगा. तो हो सकता है कितनी क्विकली कंपनी बाउंस बैक कर पाती है. इन्होंने काफी कुछ रिकवर कर लिया है, बट स्टिल अभी भी 10% जो इन्हें रिडक्शन फेस करना पड़ा है, इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट Q4 में भी रहेगा. बट कंपनी कितनी जल्दी ये सब से बाहर उभर पाती है वो स्टॉक प्राइस एक्चुअली डिटरमिन करेगी. तो चाहे ये 1-2 महीना और टाइम देके देख सकते हैं, बिकॉज बॉटम काफी कुछ लग रहा है कि ये यहाँ पे कैप हो गया है. तो अगर अभी सब डिपेंड करेगा कि कंपनी यहाँ से कितनी क्विकली रिकवर होती है. सो अगर रिकवरी आती है इनके ऑपरेशंस में तो स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा. तो एक बार टाइम देके देख सकते हैं. अगर 2 मंथ्स बाद इन्हें जो भी लेवल
लेवल्स दिखे उसके बाद वो एग्जिट कर सकते हैं। और अगर इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सके तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, बिकॉज इनकी बाइंग प्राइस सब इन्हें जरूर देखने को मिल जाएगी। ठीक है रमेश जी, आप ही को एक बार डिसाइड करना होगा। अगर लंबी अवधि के लिए इंतजार कर सकते हैं तो बिल्कुल इंतजार कीजिए, बट अदरवाइज अगर शॉर्ट टर्म नजरिया बनाकर चल रहे हैं तो 2 महीने हो सकता है, इसे आप एक बार के लिए समझने की कोशिश करें। अगर वर्कआउट कर जाता है, आपके स्तरों पर मिल जाता है, तब फिर एक बार निकलने के बारे में सोचा जा सकता है। लॉन्ग टर्म प्ले पोजिशन कन्विक्शन है, लेकिन शॉर्ट टर्म में शायद जल्दी से रन अपना नजर आए। यहाँ पर धीरज पांडे का सवाल है अगला, मुंबई से लिखते हैं लक्ष्मीकांत जी, JSW स्टील के 75 शेयर इन्होंने खरीदे हैं और इनके एवरेज दाम जो है ये बता रहे हैं 950 के। JSW स्टील और पूरा का पूरा स्टील पैक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बढ़िया तेजी दिखा रहा था, 5% की बढ़त। सेफगार्ड ड्यूटी की जो खबर आई उसका एक इम्पैक्ट था जो कि स्टील पैक पर नजर आ रहा था। JSW स्टील पर क्विकली इनके लिए राय दीजिएगा। JSW स्टील में आज ही के सत्र में फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है और जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं उस हिसाब से हमें फर्दर अपसाइड के मूव JSW स्टील में दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से करंट लेवल से भी 1220 तक के जो नेक्स्ट टारगेट है वो हम देख पा रहे हैं। अगर 1120 का लेवल टूटता है उसके बाद भी हमें फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकता है। वहां से स्टॉक 1300 के जो नेक्स्ट लेवल है वहां तक पहुंच सकता है। तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करके चलना चाहिए। जो पॉजिटिव व्यू है हमारा तब तक मेंटेन रहेगा जब तक ये स्टॉक 1080 के ऊपर सस्टेन करता है। एब्सोल्युटली, तो चलिए JSW स्टील पर एक राय। अब क्विकली चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक यानी कि VIP शेयर्स की तरफ। स्नेहा जी बताइए क्या होंगे आज के VIP शेयर? मेरी पहली पिक है KEI इंडस्ट्रीज। तो कॉपर प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, जिसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी केबल कंपनीज रहती, तो उसमें KEI वन ऑफ द कंटेंडर्स है। मोरओवर अगर आप देखेंगे तो KEI इंडस्ट्रीज काफ़ी टाइम से अच्छा कंसोलिडेट कर रही थी, तो अब क्योंकि बजट सामने है एंड उनमें उसमें काफ़ी होप है कि काफ़ी केपेक्स रिलेटेड अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी केबल कंपनीज भी रहेगी। एट द सेम टाइम अगर डेटा सेंटर पावर स्कीम रिलेटेड कहीं पे भी बड़े केपेक्स अनाउंस होते हैं तो KEI वहाँ बेनिफिट करेगी, बिकॉज ये रियल एस्टेट रिटेल एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल केबल डिमांड सबको केटर करती है। सो KEI इंडस्ट्रीज को आप रडार पे रख सकते हैं विद द टारगेट प्राइस ऑफ 4960। मेरी दूसरी पिक रहेगी महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो GST कट के बाद ऑटो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं एंड वो केवल फेस्टिव डिमांड ही लेड नहीं थी, बिकॉज उसके बाद भी हमने नवंबर मंथ में और इवन दिसंबर मंथ में काफ़ी अच्छा पिकअप होते हुए देखा है डिमांड को। सो दिसंबर मंथ के नंबर्स कल डिक्लेयर होंगे, बट हमारी जो एक्सपेक्टेशन है 20% प्लस काइंड ऑफ मंथली सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं M&M के केस में। एंड M&M अगर देखें तो वो सभी सेगमेंट में काफ़ी तेज़ी से मार्केट शेयर गेन कर रही है, चाहे वो SUV सेगमेंट हो, EV सेगमेंट हो, चाहे उनकी ट्रैक्टर और CV सेगमेंट हो, तो सभी सेगमेंट्स इनके काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। सो M&M को रडार पे रखा जा सकता है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 4275। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आप बताइए आपकी तरफ से VIP शेयर्स क्या होंगे? जी हमारी तरफ से भी 2 रिकमेंडेशन रहेंगे स्विंग ट्रेड के लिए। सबसे पहला है तो AB कैपिटल। देखिए ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, एक शॉर्ट टर्म डिप हमें यहाँ पर देखने को मिला था, बट अगर हम 8 से 10 दिनों का ट्रेंड देखें तो थोड़ा सा साइडवेज हो गया था, बट एक हमें आज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट डेली के चार्ट्स पर दिख रहा है। और ऊपर से स्टॉक इसके जो प्राइजेस है वो सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो और इसकी क्लोजिंग भी आज उस ब्रेकआउट के ऊपर आई है। तो मुझे लगता है कि AB कैपिटल को बाय करके चलना चाहिए। इसमें जो हमारा लक्ष्य रहेगा वो 376 का रहेगा। बाय करते समय में 345 के स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड करना है। दूसरा स्टॉक है BHEL। BHEL का भी जो ट्रेंड है काफी स्ट्रांग है। आज हमें एक डबल कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिला है इस स्टॉक में, और ये स्टॉक में MACD पॉजिटिव क्रॉसओवर में नजर आ रहा है। RSI ऑलरेडी क्रॉसओवर दे चुका है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी तेजी बनी रह सकती है। तो भेल को भी हमें बाय करना है और इसमें जो हमारा लक्ष्य रहेगा वो रहेगा 305 का।
और जो हमारे जो स्टॉप लॉस है वो हमें लेकर चलना है अराउंड द लेवल ऑफ 276 का। यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लेकर चलना है। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब देने के लिए, साथ ही कल की तैयारी करवाने के लिए, और नए साल की आप दोनों को ही ढेरों शुभकामनाएं। चलिए ऑन दैट नोट, कल की तैयारी को हम यहीं समेटने जा